हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की सीरीज़ 2 कर रहे हैं, डिमांड एनालिसिस का पार्ट 1। अब इससे पहले हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, अप्रोचेस वगैरह डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिमांड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। तो आज हम केवल डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं कि डिमांड एनालिसिस है क्या। देखिए, यही फ़र्क है एक सिंपल इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में। हम लोगों ने जब 12th में 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें डिमांड के बारे में तो पढ़ा है, बट वो डिमांड कैसे बिज़नेस को अफेक्ट करती है, कैसे बिज़नेस को हेल्प करती है, कैसे बिज़नेस में हम डिमांड के बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो डिमांड एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि डिमांड एनालिसिस बेसिकली हमारे कंज्यूमर्स के बिहेवियर की प्रिडिक्शन में बहुत काम आता है। डिमांड एनालिसिस के बेसिस पे ही हम लोग कंज्यूमर्स के टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की लाइक डिसलाइक, इन सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो डिमांड एनालिसिस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोरकास्टिंग करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं। डिमांड एनालिसिस हमें एक रियल पिक्चर को भी शो करता है बेसिकली, कि कैसे आप किस एनवायरनमेंट में और किस तरीके से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स रेगुलेशंस और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए। तो डिमांड एनालिसिस का मतलब है कि डिमांड को एनालिसिस करना। जो हम लोगों ने डिमांड पढ़ा होता था इकोनॉमिक्स में, वही डिमांड है कि तो डिमांड को आपको एनालिसिस करना है और उसको एनालिसिस करने के बाद उसके बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फोरकास्टिंग करनी है। तो अगर हम पहले डिमांड समझने से पहले हमें 2 चीज़ें समझनी चाहिए कि डिज़ायर और वांट क्या है। कुछ लोग बोलते हैं ये भी तो फिर डिमांड हुआ, बट ये डिमांड नहीं होता। डिज़ायर का मतलब होता है एक विशफुल थिंकिंग, मतलब एक इच्छा, नॉट सपोर्टेड बाय कैपेसिटी टू पे। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप के पास पे करने की एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, बट आपकी एक इच्छा होती है। मेरी इच्छा है मुझे ऑडी चाहिए, मेरी इच्छा है कि मुझे एक बंगलो चाहिए। तो ये एक डिज़ायर है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मेरे पास एबिलिटी भी है उसको ख़रीदने की या नहीं है, तो वो आपकी डिमांड नहीं बनती तभी भी। वांट को भी हम डिमांड नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वांट का मतलब होता है मेरे पास पैसा तो बहुत है, मैं खर्च कर सकती हूँ, एबिलिटी टू पे, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि मेरी विलिंगनेस भी है उसके ऊपर पैसा खर्च करने की। मेरे पास पैसे बहुत सारे हैं, पर मैं उसके ऊपर पैसा खर्च करना भी चाह रही हूँ या नहीं करना चाह रही हूँ। तो वांट भी आपका डिमांड नहीं होता। बेसिकली जो आपका डिमांड होता है इन दोनों को मिला के बनता है। यानी कि जो डिमांड होता है वो होता है आपका कि डिज़ायर प्लस वांट प्लस विलिंगनेस, कि जिसमें आपकी एक विशफुल थिंकिंग भी हो, जिसमें आपको एबिलिटी टू पे भी हो, जिसमें आपकी विलिंगनेस भी हो, और जो भी पर्टिकुलर टाइम है, जो भी पर्टिकुलर प्राइस है, उस सब चीज़ों के ऊपर। तो वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब हम अगर एक बात करते हैं कि डिमांड एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें बेस्ट डिसीजन लेना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी है। तो बेसिकली जो डिमांड एनालिसिस होता है वो मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है। कैसे डिसीजन? कि सेल्स फोरकास्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एनालिसिस वी कैन फोरकास्ट द सेल। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक क्लियर पिक्चर देता है डिमांड एनालिसिस, हमें एक क्लियर और एक रियल इमेज दिखाता है, तो उसके बेसिस पे हम एक्यूरेट सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं। सेकेंड थिंग दैट इज़ कि डिमांड एनालिसिस जो है वो बेसिकली हमें एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम के थ्रू गाइडलाइंस बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। अगर अब हमें प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस नहीं करना है, तो वो तो हमें डिमांड के बेसिस पे पता चलेगा कि कंज्यूमर की कितनी डिमांड थी या कंज्यूमर्स की कितनी डिमांड नहीं है। तो उस डिमांड की बेसिस पे ही हम प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं, और उस डिमांड के बेसिस पे ही हम प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी आपका डिमांड एनालिसिस से रिलेट करता हुआ टॉपिक होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम कंज्यूमर्स की बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो वो हमें प्रोडक्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लानी है उन सब चीज़ों को भी हेल्प कर देता है।
प्राइसिंग पॉलिसी सेट करने में। अब डिमांड से तो पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल डिमांड है कितनी, कैसा मार्केट है, कैसा टेस्ट एंड प्रेफरेंस है लोगों का, किस तरीके से पॉपुलेशन है, किसको हम टारगेट कर रहे थे, किसको नहीं कर रहे थे, तो कैसी प्राइसिंग रखनी है, कैसी नहीं रखनी है। ज़्यादा हाई प्राइस करेंगे तो लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, कम करेंगे तो क्या होगा। तो वो हमें प्राइस सेट करने यानी कि प्राइसिंग पॉलिसी में भी हेल्प करता है। और मार्केट कितना कैप्चर करना है, कितना नहीं करना है, किसने प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए हमारा मार्केट का साइज़ कितना रहेगा, कौन हमारा टारगेट मार्केट रहेगा, तो उन सब चीज़ों की हेल्प मिल जाती है हमें थ्रू दी डिमांड एनालिसिस। तो ये तो हम डिमांड एनालिसिस की बात कर रहे थे, बट हम थोड़ा सा फिर से वापस चलते हैं कि डिमांड एक्चुअल में होता क्या है ना। तो डिमांड का मतलब होता है बेसिकली कि ऐसी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर्स को विलिंगनेस भी है खरीदने की, एबल भी है वो उसको परचेज़ करने के लिए, चाहे कोई भी प्राइस है या आपके पास किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे, तब आपकी डिमांड कंप्लीट होती है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो डिमांड में 5 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? पहली आती है डिज़ायर, दूसरी आती है एबिलिटी टू पे, थर्ड आती है विलिंगनेस, फोर्थ आता है प्राइस एंड फिफ्थ आता है टाइम। ये पांचों में से अगर एक भी एलिमेंट नहीं होता तब हम नहीं बोलते कि वो आपकी डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि डिमांड का मतलब हुआ कि आपके पास डिज़ायर, आपको उसको ख़रीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, आपको जिस भी प्राइस पे उसको बोला गया उस प्राइस पे आपको खरीदने की कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ औकात भी होनी चाहिए, और उसने ही टाइम पे। अब ऐसा नहीं है खरीदना तो आपको आज है, आज आपकी इच्छा है खरीदने की, पर खरीद आप 10 साल के बाद रहे हो तो वो आपकी फिर भी एक डिमांड कंसिडर नहीं होती है। डिमांड का मतलब हुआ कि जब आपके पास डिज़ायर भी है, एबिलिटी भी है, और पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तब आपकी वो डिमांड कहलाती है। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है जो डिस्क्राइब करता है कि कितनी कमोडिटी हमें परचेस करनी है, कि वो जो कमोडिटी होगी उस पे प्राइस ऑफ कमोडिटी और रिलेटेड कमोडिटी, ऑल्टरनेटिव इनकम, ऑल्टरनेटिव वैल्यू कैसे अफेक्ट करती हैं हमारे डिमांड को। इन सिंपल टर्म ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिमांड फंक्शन होता है वो ये दिखाता है कि डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे डिमांड को मतलब उसके ऊपर फ़र्क डाल रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी डिमांड फ्लक्चुएट हो जाती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ, एफ दैट इज़ फंक्शन, पी एक्स, पी आर, वाई, टी, पी ओ एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं बट ये मेजर होते हैं। पी एक्स दैट इज़ प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स की प्राइस क्या है, प्राइस की वजह से भी आपकी जो क्वांटिटी यानी कि डिमांड होती है वो फ्लक्चुएट करती है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ अभी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो होती है वो भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। इनकम, किसके पास कितनी इनकम है, किसी की इनकम ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो इनकम कैसे अफेक्ट करती है। टेस्ट और प्रेफरेंस कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को, और पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करती है डिमांड को। तो ये डिमांड फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होता है जो ये शो करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स से आपकी डिमांड पे क्या अफेक्ट होने वाला है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं, ये वही फैक्टर्स हैं जो अभी हमने डिमांड फंक्शन में पढ़े थे, तो वो कैसे अब अफेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ देखते हैं। अब जैसे पहला फैक्टर था उसमें प्राइस ऑफ गुड, तो प्राइस ऑफ गुड क्या हुआ, देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है ना, अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, अभी वो प्रोडक्ट मिल रहा था 20 रुपये का, अब अगले ही दिन वो प्रोडक्ट मिलने लग गया आपको 200 रुपये का, तो अचानक से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा थोड़ी है, 20 रुपये तो वो खर्च कर पा रहे थे, बट एकदम से वो 200 रुपये थोड़ी खर्च कर पाएंगे, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जब प्राइस आपकी कम हो जाती है तो अचानक से पता चल जाए कि आज मार्केट में जो पोटैटोज़ हैं वो 5 रुपीज़ केजी मिलने लग गए, है ना, तो डिमांड क्या होगा, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करके एक साथ रखने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, तो डिमांड आपकी उस टाइम पे बढ़ जाएगी। तो प्राइस ऑफ गुड जो होता है वो आपके डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप में। ये जो मैंने आगे रिलेशनशिप्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि डिटरमिनेंट्स यही बताते हैं कि किस टाइप का रिलेशन है, इन फैक्टर्स का डिमांड के साथ क्या रिलेशन है। तो ये आपसे पूछे भी जाते हैं एग्जाम में कि प्राइस ऑफ गुड की रिलेशनशिप कैसी होती है, इनकम की कैसी होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की कैसी होती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की हाई रखेंगे तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम कर देते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। दैट मीन्स ये इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। अब सेकंड डिटरमिनेंट कौन हुआ, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का मनी, कंज्यूमर के पास कितना पैसा है,
है ना। अब ये दो चीज़ों पे इफेक्ट डालता है, एक नॉर्मल गुड्स भी होते हैं, एक होता है दूसरे इन्फीरियर गुड्स। अभी हम केवल ये नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स में क्या हुआ कि आज मेरे इनकम 30,000 है, तो डिमांड भी मेरी क्या हो जाएगी, अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मेरे पास डिमांड भी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकती हूँ चीज़ों को, अब मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं तो मैं ज़्यादा खरीद पाऊँगी, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। और अगर मेरी सैलरी 15,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, कम हो जाए, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी साथ साथ। क्यों? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं कैपेबिलिटी उसको पे करने की। तो ये केवल नॉर्मल गुड्स के केस में होता है कि नॉर्मल गुड में आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। बट एक होते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, ठीक है ना, यानी कि ऐसे गुड्स जिसको आप एक टाइम पे कंज्यूम कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा आप उसे कंज्यूम नहीं करते क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। तो इन्फीरियर गुड्स पे अब मेरी इनकम अगर बढ़ जाती है तो मैं इन्फीरियर गुड्स थोड़ी खरीदने लग जाऊँगी, है ना। और अगर मेरी इनकम डाउन हो जाती है तो मैं फिर भी एक बारी के लिए खरीद लूँगी। तो वो क्या शो करता है कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं वहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करते हैं। अब अगर फेवरेबल टेस्ट है ना, अगर मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ का तो डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर मुझे टेस्ट ही नहीं अच्छा लग रहा है तो डिमांड कैसे बढ़ सकती है। अब मैगी क्यों इतनी ज़्यादा बिकती है, क्यों? क्योंकि लोगों को मैगी का टेस्ट अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा है तो डिमांड भी अच्छी है, और अगर टेस्ट डाउन हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करती है, पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो डिमांड भी, लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो सामान की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, यानी कि टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, है ना, चीज़ों के ऊपर, तो महंगी हो जाएगी चीज़, तो डिमांड कम हो जाएगी, और टैक्स रिड्यूस कर दे तो चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। दैट इज़, ये आपकी इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होता है जो ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड के साथ अपनी रिलेशनशिप को शो करते हैं। अच्छा, रिलेटेड गुड्स भी एक फैक्टर था। पहले हम देखते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्राइस, अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस पे चेंज आएगा तो उससे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर क्या फ़र्क आया, उसको हम रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। जैसे ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ कंज्यूम होने ज़रूरी होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज़ खरीद ली पर दूसरी नहीं खरीद रहे हो। जैसे इंक, पेन, कार, टायर्स, है ना, या आपके पास इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हो सकती हैं जैसे कार, पेट्रोल। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो एक के बिना दूसरे के साथ अधूरी होती है, तो उसको हम बोलते हैं तब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली सेटिस्फाई कर देते हैं हमारी कॉमन वांट को। कॉमन वांट कैसी, कि आज अगर मुझे ज़रूरत है टी की, टी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, मैं स्विच कर जाऊंगी। किसके ऊपर? मैंने स्विच कर लिया कि मैं कॉफ़ी पी लूँगी, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं आपकी सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं कि अगर एक गुड आपको ख़रीदना है तो साथ साथ आपको दूसरा भी ख़रीदना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूट होता है कि कोई बात नहीं, एक नहीं मिल रहा तो दूसरा ख़रीद लो, है ना। तो ये आपके दो गुड्स होते हैं जो रिलेटेड गुड्स होते हैं। अब ये जो दोनों गुड्स होते हैं इनका डिमांड पे क्या फ़र्क होता है, ये देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर हम प्राइस ऑफ इंक की प्राइस मैंने बढ़ा दी तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइस ऑफ इंक अगर मैंने बढ़ा दी तो डिमांड ऑफ पेन भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और अगर, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप होती है आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्ट रिलेशनशिप आएगी, और सब्स्टिट्यूट गुड में आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप आती है, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक नहीं बढ़ेगा तो दूसरा भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट, दैट इज काइंड्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने टाइप्स की होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड होती है कि जब आप केवल कंज्यूमर, जो सिंगल कंज्यूमर है, उसकी डिमांड की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर आता है। और जब हम इंडिविजुअल सारे के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड कर देते हैं तो वो आपके पास मार्केट डिमांड बन जाता है। ड्राइव डिमांड और डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? ड्राइव डिमांड होता है कि जब एक डिमांड से आपकी दूसरी डिमांड जनरेट हो जाए, उसको हम इंड्यूस्ड डिमांड भी बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कम्स associated with the demand of another product is called the drive demand और induced demand। ये क्वेश्चन पूछा जाता है induced demand कौन सी होती है, तो उसको हम derived demand बोलते हैं, यानी कि एक से दूसरी की
क्रिएट होना, जैसे कार के साथ साथ आपको उसके टायर्स के लिए भी वो परचेजिंग करनी पड़ेगी, तो वो आपकी ड्राइव डिमांड होती है। डायरेक्ट डिमांड होती है कि जो केवल एक सिंगल प्रोडक्ट परचेज करते हैं जैसे हम, तो उसको हम केवल डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं, जो किसी दूसरे के ऊपर अफेक्ट नहीं डालेगी। नेक्स्ट दैट इज इंडस्ट्री डिमांड। क्या होती है? इंडस्ट्री डिमांड होती है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने रेफर की होती है, टोटल एग्रीगेट डिमांड अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड होती है, इसलिए उसको हम इंडस्ट्री डिमांड बोलते हैं। जैसे सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट आपने मंगाया, तो वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मंगाया, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड। प्राइस डिमांड होती है कि प्राइस डिमांड, दैट मीन्स द प्राइस डिमांड मीन्स द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। कि प्राइस डिमांड एक वो अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो एक पर्सन की विलिंगनेस है पर्टिकुलर प्राइस पे उसको खरीदने की। इनकम डिमांड होती है कि इनकम डिमांड रेफर टू द विलिंगनेस ऑफ अ इंडिविजुअल टू बाय अ सर्टेन क्वांटिटी एट अ गिवन इनकम लेवल, जो केवल इनकम से ही अफेक्ट होगी, जो केवल प्राइस से अफेक्ट होगी वो प्राइस डिमांड, जो इनकम से अफेक्ट होगी दैट इज इनकम डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होती है कि जो कमोडिटीज़ और सर्विसेज विच सेटिस्फाई आर वांट्स डायरेक्टली और सेट टू हैव डायरेक्ट डिमांड, जैसे ऑल कंज्यूमर्स की जो गुड्स होते हैं, आपके FMCG गुड्स होते हैं, जो डायरेक्ट डिमांड यानी कि डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। लास्ट होती है एक सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड आपके सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड से रिलेट करती है। क्रॉस डिमांड बोलती है कि इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिमांड वेयर द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ऑन इट्स ओन प्राइस, वो खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बट ऑन द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, ये रिलेटेड गुड्स के ऊपर अफेक्ट डालेगी। तो बेसिकली क्या है इसमें कि सच एज विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, अब हमने कॉफ़ी और टी का एग्जाम्पल लिया था, अब अगर इंक्रीज़ कर देते हैं हम प्राइस ऑफ कॉफ़ी को, तो कंजप्शन ऑफ टी इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। अगर हमने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा देंगे तो कॉफ़ी की डिमांड तो कम हो गई, लेकिन टी की बढ़ जाएगी कंजप्शन, सिंस टी एंड कॉफ़ी आर सब्सटीट्यूट टू ईच अदर हो जाएंगे। ऑल्सो व्हेन द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज हो जाएगी तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये आपकी क्रॉस डिमांड होती है कि जो एक के अफेक्ट होने से दूसरे की फैक्टर्स पे अफेक्ट पड़ेगा। एक चीज़ और होती है, क्रॉस डिमांड आपका पॉजिटिव डिमांड को शो करता है, यानी कि राइट टूवर्ड्स सब्सटीट्यूट केस में, और नेगेटिव होता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री केस में, लेफ्ट टूवर्ड्स। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सब्सटीट्यूट जो गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट जो गुड्स होते हैं उनके केस पे क्रॉस डिमांड कैसे मूव करता है, तो वो आपका पॉजिटिव होता है, राइट टूवर्ड्स करता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री केस में वो लेफ्ट टूवर्ड्स करता है, नेगेटिव डिमांड में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु वन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।